दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जीके बाय पीके पे। आज हम पढ़ेंगे हर्षवर्धन के बारे में और हर्षवर्धन के बारे में पढ़ेंगे और इनका जो पुष्यभूति वंश था उसके बारे में हम पढ़ेंगे। किसके बारे में पढ़ेंगे हम? पुष्यभूति वंश के बारे में। किसके बारे में? पुष्यभूति वंश के बारे में, या फिर इसको हम कौन सा वंश बोलते हैं? वर्धन वंश भी बोलते हैं। कौन सा? वर्धन वंश। देखो, जब छठी ईसा में गुप्त वंश के विघटन के बाद बहुत से राज्य साम्राज्य का उत्पन्न हुए, ठीक है ना। उनमें से सबसे प्रमुख राज्य या फिर साम्राज्य बन के कौन उभरा? पुष्यभूति उभरा। कौन सा उभरा? पुष्यभूति उभरा। और पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। किसने की थी? पुष्यभूति ने की थी, ठीक है। और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? इसका सबसे प्रभावशाली राजा प्रभाकर वर्धन था। कौन सा था? प्रभाकर वर्धन इसका सबसे प्रभावशाली राजा था। और इसने कौन सी उपाधि धारण की थी? इसने महाराज धीराज की उपाधि, महाराज धीराज की उपाधि धारण की। और एक दूसरी उपाधि इसने किसकी उपाधि धारण की थी? परम बटार की उपाधि धारण की। यानी कि महाराज धीराज और परम बटार की उपाधि इन्होंने धारण की, ठीक है ना। और जो इनकी पत्नी का नाम क्या था? इनकी पत्नी का नाम यशोमती था। कौन था? यशोमती इनकी पत्नी का नाम था। प्रभाकर वर्धन था। प्रभाकर वर्धन जो वर्धन वंश था, यानी कि इसकी राजधानी कौन सी होती थी? इसकी राजधानी थानेसर थी। कौन सी थी? थानेसर इनकी राजधानी थी। थानेसर कहाँ पड़ता है? थानेसर वर्तमान में हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में एक जगह है, ठीक है ना। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में एक जगह है जिसका नाम क्या है? थानेसर है। वो इनकी क्या थी? राजधानी थी। उस टाइम उसका नाम क्या था? थानेश्वर था। क्या नाम था? थानेश्वर इनका नाम था, ठीक है। तो जब प्रभाकर वर्धन था, इसके 3 बच्चे थे, मतलब 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा बेटे का नाम क्या था? राज्यवर्धन था। क्या था? राज्यवर्धन था, ठीक है ना। उसके बाद छोटे बच्चे का नाम क्या था? छोटे लड़के का नाम क्या था? हर्षवर्धन था। क्या था? हर्षवर्धन था। और एक इनकी बेटी थी, उसका नाम क्या था? राज्यश्री था। क्या था? राज्यश्री था, ठीक है ना भाई। तो देखो, पुष्यभूति वंश था। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? पुष्यभूति ने। और पुष्यभूति वंश का सबसे प्रभावशाली राजा कौन था? प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम क्या था? यशोमती। प्रभाकर वर्धन ने किसकी उपाधि धारण की? महाराज धीराज की और परमबटार की उपाधि धारण की। इनकी राजधानी कौन सी थी? थानेसर। थानेसर कहाँ पड़ता है? हरियाणा के कुरुक्षेत्र जिले में, ठीक है ना। और जो प्रभाकर वर्धन था, इसके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा लड़के का नाम क्या था? राज्यवर्धन। उसके बाद छोटे लड़के का नाम क्या था? हर्षवर्धन। और इसकी एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? राजश्री था। क्या था? राजश्री इनकी बेटी का नाम था। जो ये राजश्री थी, जो राज्यश्री थी, इसकी शादी किसके साथ होती है? इसकी शादी कन्नौज के राजा ग्रीवर्मा के साथ इसकी शादी होती है। ग्रीवर्मा के साथ इसकी शादी होती है, ठीक है। यानी कि राजश्री की शादी किसके साथ होती है? कन्नौज के राजा ग्रीवर्मा के साथ इसकी शादी होती है। लेकिन मालवा के राजा देवगुप्त, कौन होता है? मालवा के राजा देवगुप्त होता है। ये क्या करता है? ये ग्रीवर्मा की हत्या कर देता है। क्या कर देता है? ग्रीवर्मा की हत्या कर देता है और राजश्री को बंदी बना लेता है। क्या कर लेता है? राजश्री को बंदी बना लेता है, ठीक है ना। तो जो राजश्री का भाई होता है राज्यवर्धन, जो इसका भाई होता है राजश्री का, वो क्या करता है? वो इसके साथ युद्ध करता है, देवगुप्त के साथ। और देवगुप्त के साथ युद्ध करने के बाद इसकी क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है। और अपनी बहन को इसकी जो कारागार होती है उससे छुड़ा लेता है। लेकिन देवगुप्त का एक दोस्त होता है जिसका नाम शशांक होता है। क्या होता है? शशांक इसका एक दोस्त होता है। वो क्या कर देता है? धोखे से, यानी कि राज्यवर्धन की क्या कर देता है? हत्या कर देता है। क्या कर देता है? हत्या कर देता है।
और जो शशांक होता है ये कौन सा राजा होता है, ये गौड़ राजा होता है। क्या होता है, गौड़ राजा होता है। और ये शिव का उपासक होता है। किसका उपासक होता है, शिव का, यानी कि ये भगवान शिव को मानने वाला होता है, यानी कि शैव धर्म का उपासक होता है। शैव धर्म के उपासक कौन होते हैं, जो शिव धर्म को यानी कि जो भगवान शिव को मानते हैं, ठीक है ना। जैसे वैष्णव कौन होते हैं, जो भगवान विष्णु को मानते हैं, ठीक है ना। ये जो शशांक होता है ये शैव धर्म का अनुयायी होता है और ये शिव का उपासक होता है। और ये जो शशांक है इसने ही बोधि वृक्ष को कटवाया था, यानी कि बोध गया में जो बोधि वृक्ष था इसको किसने कटवाया था, शशांक ने उसको कटवाया था, ठीक है। वो क्या करता है, मतलब इसका देवगुप्त का दोस्त होता है और धोखे से किसकी हत्या कर देता है, राजवर्धन की हत्या कर देता है, ठीक है भाई। तो 606 ईस्वी में राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद, यानी कि राज्यवर्धन की हत्या कौन कर देता, शशांक। तो कौन सी ईस्वी में, 606 ईसा में, ठीक है ना। तो इसकी मृत्यु के बाद इसका छोटा भाई हर्षवर्धन राजा बनता है। कौन बनता है, राजा बनता है हर्षवर्धन। कितनी उम्र में, 16 वर्ष की आयु में। यानी कि हर्षवर्धन का जन्म कब होता है, 590 ईसा में हर्षवर्धन का जन्म होता है। और यानी कि 16 वर्ष की आयु में वो क्या बनता है, राजा बनता है राज्यवर्धन की मृत्यु के बाद। जो ये हर्षवर्धन होता है, ये हर्षवर्धन क्या करता है, शशांक के खिलाफ युद्ध करता है और शशांक की क्या कर देता है, मृत्यु कर देता है। और जो कन्नौज पे अपना क्या कर लेता है, अधिकार कर लेता है। और कन्नौज को क्या बनाता है, अपनी दूसरी राजधानी बनाता है। तो पहली राजधानी इसकी कौन सी होती है, थानेसर होती है। पहली राजधानी क्या कौन सी होती है, थानेसर होती है। और दूसरी राजधानी कौन सी होगी इसकी, कन्नौज होगी। कौन सी होगी, कन्नौज। यानी कि हर्षवर्धन की 2 राजधानी थी, पहली थानेसर और दूसरी कन्नौज, ठीक है भाई। और जो ये हर्षवर्धन होता है ये भी शैव धर्म को मानने वाला होता है। यानी कि जो इसके जो हर्षवर्धन के पिता थे प्रभाकर वर्धन थे, यानी कि जो पुष्यभूति वंश के जो भी शासक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे, यानी कि शिव के उपासक थे। किसके उपासक थे, भगवान शिव और सूर्य के उपासक थे, यानी कि सूर्य देव के उपासक थे। किसके उपासक थे, सूर्य देव के उपासक थे, ठीक है ना। और क्या होता है, 629 ईस्वी में एक चीनी यात्री क्या होता है, जो एक चीनी यात्री हवेन सुआंग भारत आता है। कब आता है, भारत में आता है नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए, ठीक है। जो हवेन सुआंग है इसने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था, CU की। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है हवेन सुआंग द्वारा लिखी हुई पुस्तक का नाम क्या था, CU की था। क्या था, CU की था। और ये कब भारत आता है, 629 ईस्वी में भारत आता है। और इसको यात्रियों का राजकुमार, नीति का पंडित और आधुनिक शाक्य मुनि कहा जाता है। आधुनिक का क्या बोला जाता है, वर्तमान का शाक्य मुनि बोला जाता है। कि क्या बोला जाता है, शाक्य मुनि। यानी कि शाक्य मुनि किसको बोला जाता था, शाक्य मुनि बुद्ध को बोला जाता था। महात्मा बुद्ध को क्या बोला जाता था, शाक्य मुनि बोला जाता था। क्यों बोला जाता था, क्योंकि जो बुद्ध था ये किस वंश से था, ये शाक्य वंश से था। जो यानी कि बुद्ध का वंश कौन सा था, वो शाक्य वंश था, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, शाक्य मुनि बोला जाता था। लेकिन वर्तमान का शाक्य मुनि किसको बोला जाता था, हवेन सुआंग को बोला जाता था। हवेन सुआंग कहाँ का निवासी था, चीन का राजकुमार था, यानी कि चीनी यात्री था जो हर्षवर्धन के काल में भारत आया 629 ईस्वी में नालंदा विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए और बौद्ध ग्रंथ के संग्रह करने के लिए भारत आया था, ठीक है। और जो ये हवेन सुआंग है ये 634 से 644 ईस्वी तक कहाँ रहा, हरियाणा में रहा। हरियाणा में कहाँ पे रहा, थानेसर में रहा। और जब हर्षवर्धन हवेन सुआंग से मिला तो हवेन सुआंग से प्रभावित होकर इन्होंने कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। कौन सा धर्म अपना लिया, बौद्ध धर्म अपना लिया। और बौद्ध धर्म की किस शाखा से जुड़ा, या हीनयान, यानी कि बौद्ध धर्म की 2 शाखा होती है, महायान और हीनयान। और ये किससे जुड़ा, हीनयान से। यानी कि जो नालंदा विश्वविद्यालय थी वो हीनयान शाखा का प्रचार का प्रमुख केंद्र थी, ठीक है भाई।
अब जो इसके अब बात करते हैं जो हर्षवर्धन था, इसका जो एक राज्य कवि था, यानी कि राज्य कवि था हर्षवर्धन का। हर्षवर्धन का राज्य कवि कौन था? बाणभट्ट था। कौन था? बाणभट्ट। ठीक है ना, ये इसका राज्य कवि था। और बाणभट्ट ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? बाणभट्ट ने 2 पुस्तक लिखी थी। पहली कौन सी थी? हर्षचरित थी। हर्षचरित पहली पुस्तक कौन सी लिखी बाणभट्ट ने? हर्षचरित। और दूसरी कौन सी लिखी? कंदामरी लिखी। पहली कौन सी लिखी? हर्षचरित। और दूसरी कौन सी लिखी? कंदामरी। और जो हर्षचरित है इसमें ही हमें इसमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है? हमने जो प्रभाकर वर्धन की मृत्यु के बारे में और उसकी जो पत्नी थी यानी कि उसकी सती होने के बारे में जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षचरित से मिलती है। ठीक है ना। और जो ये हर्षवर्धन था ये भी खुद एक लेखक था और इन्होंने भी 3 नाटकों की रचना करी थी। कौन कौन से थे? नागानंद, ठीक है ना, दूसरी रत्नावली और तीसरी थी प्रियदर्शनी। प्रियदर्शनी। इन्होंने 3 नाटकों की रचना करी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शनी। और ये तीनों के तीनों नाटक किस भाषा में लिखे गए थे? संस्कृत में लिखे गए थे। किस में लिखे गए थे? संस्कृत भाषा में ये लिखे गए थे। ठीक है भाई। और 641 ईस्वी में 641 ईस्वी में जो हर्षवर्धन किसके साथ लड़ाई करता है? हर्षवर्धन जो पुलकेशिन द्वितीय, पुलकेशिन द्वितीय के साथ नर्मदा नदी के किनारे युद्ध होता है। और इस युद्ध में हर्षवर्धन की हार होती है और ये हार के बाद नर्मदा नदी से पीछे हट जाता है। ठीक है ना। और 647 में हर्षवर्धन की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु। तो इस प्रकार हर्षवर्धन का जो राज्यकाल का था कब से कब तक था? 606 ईस्वी से लेकर 647 ईसा तक इसका राज्यकाल था। ठीक है ना। अब बात करें हम हर्षवर्धन के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में। जो हर्षवर्धन की प्रशासनिक व्यवस्था की जानकारी हमें कहाँ से मिलती है? हर्षचरित से मिलती है। कहाँ से मिलती है? हर्षचरित से। तो इसमें जो सबसे बड़ी प्रशासनिक इकाई थी वो क्या थी? प्रांत थी। क्या थी? प्रांत। और जब प्रांत के प्रमुख को क्या बोला जाता था? राष्ट्रिक बोला जाता था। क्या बोला जाता है? राष्ट्रिक या फिर लोकपाल बोला जाता है। लोकपाल बोला जाता था। उसके बाद जो प्रांत थे, प्रांत किस में बटे होते थे? विषय में बटे होते थे। विषय में। और विषय के प्रमुख को क्या बोला जाता था? विषयपति बोला जाता था। विषयपति बोला जाता था। आगे जो विषय किस में बटे होते थे? ग्राम में बटे होते थे। किस में बटे होते थे? ग्राम में। यानी कि प्रांत क्या था? जो आज के राज्य है। विषय क्या होता था? जिले। क्या होता था? जिले। और ग्राम ग्राम होते थे। ठीक है ना। और जो सेना के जो अधिकारी होते थे, जो सेना के अधिकारी थे उनको क्या बोला था? दंडिक बोला जाता था। दंडिक। ठीक है। दंडिक सेना के अधिकारियों को बोला जाता था। ठीक है ना। और जो सेना में जो काम करने वाले सैनिक उनको क्या बोला जाता था? बाट। क्या बोला जाता था? बाट और चाट। ठीक है। इनको सेना के काम करने वाले सैनिकों को बोला जाता था। तो ये था हर्षवर्धन के बारे में या पुष्यभूति वंश के बारे में। अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे एक नए वाक्य के साथ। जय हिंद, जय भारत।